हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जो कि 1955 का एक्ट है। एक्ट को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये एक्ट नंबर 10 ऑफ 1955 का एक्ट है। इसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिली थी 1 अप्रैल 1955 को। इस एक्ट में चैप्टर्स नहीं है, तो जीरो चैप्टर्स और टोटल सेक्शन 16 है। ये एक्ट लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 369 को यूज करते हुए, जो है कि टेम्पररी पावर्स होती है पार्लियामेंट के पास कि वो लॉज बना सकती है कुछ मैटर्स जो कि स्टेट लिस्ट में भी आते हैं, अगर वो मैटर्स कॉन्करेंट लिस्ट के हैं। मतलब कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, हमने लिस्ट के बारे में देखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ा होगा आपने इसके बारे में कि तीन तरीके की लिस्ट होती है। एक होती है यूनियन लिस्ट, उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। फिर एक स्टेट की लिस्ट होती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों ही लॉज बना सकते हैं। तो यहाँ पे टेम्पररी पावर होती है पार्लियामेंट के पास की वो स्टेट लिस्ट के कुछ लॉज में भी लॉस मतलब रिलेटेड भी लॉस बना सकती है, लेकिन वो क्या है कि वो मैटर्स कॉन्करेंट लिस्ट में भी आना चाहिए। तो वही उस तरीके से इसको लाया गया था, तो थोड़ा याद रखिएगा। अब एक्ट को स्टार्ट करते हैं, तो उसके स्टार्ट करते हैं इसके प्रीएम्बल से। प्रीएम्बल के पहले मैं इसके बेसिक्स के बारे में बता देता हूँ कि क्या होता था। कि पहले के जमाने में क्या होता था कि जो भी प्रोड्यूसर है या सेलर है, जो जिनको भी आप बोली, मतलब जो उनके जिसके थ्रू यहाँ पे कमोडिटीज को मार्केट में लाया जाता है, वो क्या करते थे, मार्केट में डिमांड बढ़ाने के लिए कमोडिटीज को स्टोर करके रख लेते थे और मार्केट में सप्लाई नहीं करते थे। तो उसके कारण क्या होता था, मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत हाई हो जाती थी। वो जब डिमांड हाई हो जाएगी तो जो एसेंशियल गुड्स है, मतलब रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हैं, अगर उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो क्या होगा कि मतलब नहीं, तो फिर क्या होगा कि उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी। मतलब अगर डिमांड हाई हो जाएगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो इससे क्या होता था कि सिर्फ सेलर या जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उनका फायदा होता था और पब्लिक का लॉस होता था। और जो कमोडिटीज असेंशियल है, मतलब रोजमर्रा की चीजें हैं, उनको भी बहुत महंगे रेट में बेचा जा सकता था। तो इससे बचाने के लिए क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक एक्ट बनाया है। तो एन एक्ट टू प्रोवाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल करते हैं उसका प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाएगा, कितने क्वांटिटी में किया जाएगा। फिर उसके बाद सप्लाई, कैसे मार्केट में वो चीजें सप्लाई की जाएंगी। डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीन चीजों को कंट्रोल करता है, हमेशा याद रखिएगा, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन। और उससे रिलेटेड जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब बाइंग एंड सेलिंग जो भी होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स, उससे रिलेटेड भी, मतलब सर्टेन कमोडिटीज, हर चीज का नहीं, सर्टेन कमोडिटीज का इस एक्ट के थ्रू किया जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। फिर ये इनेक्ट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, जो 6th ईयर ऑफ रिपब्लिक इंडिया था, उस साल आया था। 6th ईयर ऑफ रिपब्लिक इंडिया में ये एक्ट लाया गया था। अब सेक्शन नंबर 1 है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड। तो इस एक्ट को बोला जाता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, और ये एक्सटेंड होता है होल ऑफ इंडिया में। और इस एक्ट में कोई भी एनफोर्समेंट डेट मुझे अभी तक तो नहीं मिली है। अगर आपको कुछ पता हो उसके बारे में तो आप उसमें कमेंट करिएगा और बता दीजिएगा। अब सेक्शन नंबर 2 है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इन दिस एक्ट अनलेस द कंस्ट्रक्ट अदरवाइज रिक्वायर। जब तक अदरवाइज नहीं बताया हुआ तब तक क्या होगा, कलेक्टर की डेफिनेशन। तो कलेक्टर किसमें दिया हुआ है, क्लॉज फर्स्ट के ए में। तो कलेक्टर का मतलब होता है कि इसमें इंक्लूड हो जाते हैं एडिशनल कलेक्टर भी और कोई अदर ऑफिसर्स भी, जिनके रैंक यहाँ पे सब डिविजनल ऑफिसर से कम नहीं है, और जिनको ऑथराइज किया गया है कलेक्टर के द्वारा कि वो परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं पावर्स ऑफ द कलेक्टर अंडर दिस एक्ट। तो कलेक्टर नहीं, उनको अगर या तो ऑथराइज कर दिया गया है उनके द्वारा कि वो परफॉर्म कर सकते हैं जो भी फंक्शंस हैं यहाँ पे कलेक्टर के। तो कलेक्टर में क्या क्या आ जाएगा, कलेक्टर में एडिशनल कलेक्टर भी आ जाएगा और कोई अदर ऑफिसर्स भी आ जाएगा जिसकी रैंक सब डिविजनल ऑफिसर से कम नहीं होगा, और जो उसको ऑथराइज किया गया होगा कलेक्टर के द्वारा कि वो परफॉर्म करे फंक्शंस को, जो कि एक्सरसाइज किए जाते हैं कलेक्टर के द्वारा ही। फिर फूड क्रॉप्स में, तो फूड क्रॉप्स का मतलब होता है क्रॉप्स ऑफ शुगर केन। तो फूड क्रॉप्स में क्या होता है, क्रॉप्स ऑफ शुगर केन आती है। फिर नोटिफाइड ऑर्डर। तो नोटिफाइड ऑर्डर मतलब यहाँ पे पहले बी वाला चीज देख लीजिए, फूड क्रॉप्स का मतलब होता है क्रॉप ऑफ शुगर केन। तो शुगर केन इसमें आ जाती है फूड क्रॉप्स में, लेकिन फूड क्रॉप्स में टी नहीं आता है। एक केस में डिसाइड हुआ था, वो केस तो मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ, मैं केस अभी लिखा नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा उसके बारे में अगर मुझे मिल जाता है। तो टी क्या होता है कि इसमें फूड क्रॉप्स में नहीं आता बाकी, लेकिन आप इसमें देखिएगा डेफिनेशन में फूड क्रॉप्स में क्या लिखा हुआ है, क्रॉप्स ऑफ शुगर केन। तो शुगर केन इसमें आ जाएगा।
फिर सी में है नोटिफाइड ऑर्डर। तो नोटिफाइड ऑर्डर का मतलब होता है कि जो भी ऑर्डर नोटिफाइड किया गया होगा ऑफिशियल गैजेट में। फिर डबल सी में है, डबल सी बोलिए सीसी बोलिए, तो उसमें क्या है कि ऑर्डर, ऑर्डर होता है कि जो भी डायरेक्शन इशू किए गए इसके अंदर, मतलब देयर अंडर जो भी डायरेक्शन इशूड हुए हैं देयर अंडर, मतलब इसके द्वारा या इसमें। फिर स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा, यूनियन टेरिटरी के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, तो वो हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट का मीनिंग यहाँ पे। यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर जो भी अपॉइंट होगा। अब शुगर का मतलब क्या होगा, तो शुगर का मतलब होता है एनी फॉर्म ऑफ शुगर, किसी भी तरीके की शुगर जो होगी जिसमें कंटेन होता है मोर देन 90% सुक्रोज, इंक्लूडिंग शुगर कैंडी। तो उसमें शुगर कैंडी भी या शुगर का जो भी एसेंस है यहाँ पे 90% से ज्यादा होगा तो वो यहाँ पे शुगर आ जाता है। मतलब एनी फॉर्म ऑफ शुगर, किसी भी तरीके की शुगर यहाँ पे हो जाएगी, किसी भी फॉर्म ऑफ शुगर हो जाएगा जिसमें यहाँ पे 90% से ज्यादा सुक्रोज है, और यहाँ पे इंक्लूड होता है शुगर कैंडी भी इसमें आ जाती है। फिर इसमें कंसारी शुगर मतलब कंदसारी शुगर भी आ जाता है, बुर्रा शुगर भी आ जाता है, क्रश शुगर भी आ जाता है, और एनी शुगर जो कि क्रिस्टलाइन और पाउडर्ड फॉर्म में है। मतलब यहाँ पे कंसारी शुगर, बुर्रा शुगर और क्रश शुगर भी आ जाएगी, या फिर कोई किसी भी तरीके की शुगर जिसको क्रिस्टलाइन या पाउडर किया गया किसी फॉर्म में। फिर शुगर इन प्रोसेस इन वैक्यूम पैन शुगर फैक्ट्री, अगर कोई शुगर है जो कि प्रोसेस इन वैक्यूम पैन शुगर फैक्ट्री में भी है या रॉ शुगर प्रोड्यूस हुआ है तो वो भी यहाँ पे आया। तो शुगर में रॉ शुगर भी आ जाएगा इस तरीके से, बस यही। तो शुगर के बारे में अच्छे से याद रखिएगा कि शुगर के इतने सारे फॉर्म्स बता दिए कि अगर इसमें से कुछ भी आ जाए, मतलब अगर कोई भी चीज ऐसी है जिसमें सुक्रोज है इसका 90% या उससे ज्यादा, या शुगर कैंडी है तो वो इसमें आ जाएगा। फिर कंसारी शुगर, बुर्रा शुगर और क्रश शुगर भी आ जाएगी जो कि क्रिस्टलाइन या पाउडर फॉर्म में है, या फिर शुगर जो भी वैक्यूम पेन शुगर फैक्ट्री वगैरह में है, मतलब इनमें सॉरी वैक्यूम पेन शुगर फैक्ट्री में है प्रोसेस में, या रॉ शुगर, तो वो भी इसमें आ जाती है, याद रखिएगा। अब सेक्शन नंबर 2A है एसेंशियल कमोडिटीज डिक्लेरेशन एक्सेट्रा। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एसेंशियल कमोडिटीज मींस कमोडिटीज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। तो एसेंशियल कमोडिटीज के बारे में कभी भी कोई पूछेगा कि एसेंशियल कमोडिटीज क्या है, तो क्या, तो एसेंशियल कमोडिटीज को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। एसेंशियल कमोडिटीज के बारे में इस एक्ट में ये बताया गया कि एसेंशियल कमोडिटीज वो होंगी जो कि स्पेसिफाई की जाएंगी शेड्यूल के अंदर। फिर सबसेक्शन 2 बताता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4। अगर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेटिस्फाई हो गया कि ये एक्सपीडिएंट है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो वो रीजन स्पेसिफाई करके नोटिफिकेशन पब्लिश करके ऑफिशियल गैजेट में अमेंड कर सकते हैं शेड्यूल को। और मतलब यहाँ पे सबसेक्शन 4 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई हो जाए कि ये नेसेसरी है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो वो रीजंस रिकॉर्ड करके नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में शेड्यूल को अमेंड कर सकते हैं, और किसी भी कमोडिटीज को शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं किसी कमोडिटीज को शेड्यूल से, इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्टेशन करने के बाद। तो कर कौन रहा है, कर तो सेंट्रल गवर्नमेंट रहा है यहाँ पे, लेकिन किसके थ्रू कर रहा है, इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। फिर जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पे इशू होती है सबसेक्शन 2 में, उसमें ऑल्सो डायरेक्ट किया जाएगा कि जो भी एंट्री मेड की गई अगेंस्ट सच कमोडिटी इन द शेड्यूल declaring the commodity shall be deemed to be an essential commodity for a period not exceeding 6 months from the to the specified not exceeding 6 months to be specified in the notification। तो जो भी नोटिफिकेशन इशू की जाती है सबसेक्शन 2 में, उसमें डायरेक्ट किया जाएगा कि जो भी एंट्रीज यहाँ पे बना दी गई हैं उस शेड्यूल में, उसमें डिक्लेयर की जाती है कि जो कमोडिटीज हैं उनको असेंशियल कमोडिटीज माना जाएगा 6 मंथ तक के पीरियड के लिए, जिसको भी स्पेसिफाई किया गया है उस नोटिफिकेशन में। फिर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इन द पब्लिक इंटरेस्ट और रीजन टू बी स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट, वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं 6 मंथ के लिए।
तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार इशू करेगी तो 6 मंथ के लिए रहेगी वो, लेकिन अगर उनको पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फर्दर एक्सटेंड कर सकती है 6 मंथ के लिए। मतलब फर्दर एक्सटेंड नहीं, मतलब एक्सटेंड कर सकती है 6 मंथ से ज्यादा, ये लिखा हुआ है मतलब। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वो एक्सरसाइज कर रही अपनी पावर सबसेक्शन 2 में रिस्पेक्ट ऑफ कमोडिटीज विच द पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री 33 लिस्ट 3 ऑफ द 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही है पावर सबसेक्शन 2 में किसी कमोडिटीज के रिस्पेक्ट में, तो पार्लियामेंट को यहाँ पे लॉज बनाने का पावर उसको मिल जाएगा किस एंट्री के थ्रू, तो बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री 33 लिस्ट 2 इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी यहाँ पे सबसेक्शन 2 में कोई भी पावर को एक्सरसाइज कर रही है तो कमोडिटीज के रिस्पेक्ट उसको लॉस बनाने का पावर भी आ जाएगा किसके थ्रू, तो एंट्री नंबर 33 लिस्ट थर्ड ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कारण। और जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन इशू की जाती है उसको यहाँ पे सबसेक्शन 2 में उसको लेट किया जाएगा, जैसे वो जब नोटिफिकेशन इशू हुआ उसको ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास लेट किया जाएगा, मतलब रखा जाएगा। आप सेक्शन नंबर 3 है, सेक्शन नंबर 3 काफी लेंदी है, लेकिन अगर आप उसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन हाँ काफी लेंदी सेक्शन है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 3 बात करता है पावर्स टू कंट्रोल प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। तो ये पावर है यहाँ पे कंट्रोल करने की प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज का। तो अगर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ओपिनियन है और उनको नेसेसरी लगता है, एक्सपीडियंट लगता है ये करने के लिए कि मेंटेन करना चाहिए और इंक्रीज करना चाहिए सप्लाई किसी भी एसेंशियल कमोडिटीज का और सिक्योर करना चाहिए उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और उसको अवेलेबल कराना चाहिए फेयर प्राइसेस पे, तो वो सिक्योर करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया, या फिर उनको लगता है कि सिक्योर करना चाहिए एसेंशियल कमोडिटीज को इंडिया के डिफेंस के लिए और एफिशिएंट कंडक्ट और मिलिट्री ऑपरेशंस, और एफिशिएंट कंडक्ट करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस को तो वो यहाँ पे ऑर्डर करके प्रोवाइड करेंगे, रेगुलेट कर देंगे, मतलब रेगुलेट और प्रोहिबिट कर देंगे यहाँ पे प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसे कि हमने यहाँ पे इसके प्रीएम्बल में देखा था। ट्रेड ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स जो भी होगा उससे रिलेटेड, उस कमोडिटी से रिलेटेड उसको कर पाएंगे। फिर ये विदाउट प्रिजुडिस होगा यहाँ पे टू द जनरल पावर कन्फर्ड इन सबसेक्शन 1 एन ऑर्डर टू बी मेड देयर अंडर में प्रोवाइड। तो जो भी यहाँ पे होगा तो किसी भी जनरलिटी को पावर्स को अफेक्ट किए बिना, बिना प्रिड्यूस किए बिना यहाँ पे सबसेक्शन 1 के जो ऑर्डर यहाँ पे किए जाते हैं उसमें प्रोवाइड किया जाता है सबसे पहले क्या क्या चीजें की जाएंगी। तो अब ये याद रखिए कि उसको जो हमें यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन को, तो किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले ए पॉइंट देखिए, मतलब ए क्लॉज देखिए, ए क्लॉज बताता है कि रेगुलेट करेंगे लाइसेंस परमिट या अदरवाइज प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज का। मतलब यहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा किस तरीके से लाइसेंस परमिट्स या अदरवाइज किस तरीके से उसका प्रोडक्शन हो सकता है, मैन्युफैक्चर हो सकता है एसेंशियल कमोडिटीज का। फिर बी क्लॉज है यहाँ पे फॉर ब्रिंगिंग अंडर कल्टीवेशन एंडी वेस्ट और एरेबल लैंड वेदर appertainment to a building or not for growing their own of food crops generally और specified food crops। तो यहाँ पे क्या ऐसा रहता है कि कल्टीवेशन के लिए कोई भी वेस्ट लैंड या एरेबल लैंड जो है, भले ही वो appertainent टू द बिल्डिंग होगा या नहीं होगा, उसको दिया जाएगा जिससे फूड क्रॉप्स को जनरली ग्रो किया जाएगा और स्पेसिफाइड क्रॉप्स को भी यहाँ तो जनरली ग्रो किया जाएगा, मतलब जनरली या स्पेसिफाइड क्रॉप्स को वहां पे ग्रो किया जाएगा और अदरवाइज मेंटेन किया जाएगा और इंक्रीजिंग द कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप जनरली, या फिर वो मतलब उस चीज को क्या होता है कि अगर उसकी बहुत कम पैदावार हो रही है, मतलब कम प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा उसका कल्टीवेशन फूड क्रॉप का जनरली या स्पेसिफाइड फूड क्रॉप का। फिर लिखा हुआ फॉर कंट्रोलिंग द प्राइस एट विच एनी एसेंशियल कमोडिटीज में बी ब्रॉट और सोल्ड। और दूसरी बात है कि यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा प्राइस उस चीज का जो भी एसेंशियल कमोडिटीज का जिसमें वो चीजें खरीदी या बेची जाएंगी।
फिर डी है कि रेगुलेट किया जाएगा लाइसेंसेस के थ्रू, परमिट्स के थ्रू या अदरवाइज जो भी स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजल, एक्विजिशन, यूज, कंजप्शन ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटीज है। मतलब इस तरीके से यहाँ पे रेगुलेट लाइसेंस के थ्रू, परमिट के थ्रू या अदरवाइज के थ्रू जो उन चीजों का स्टोरेज है, मतलब यहाँ पे हम ए में देख रहे थे तो वहां पे अलग चीज थी, वहां पे प्रोडक्शन वगैरह था। अब यहाँ पे उसका स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजल, एक्विजिशन, यूज और कंजम्पशन वगैरह के लिए भी यहाँ पे लाइसेंस वगैरह से रेगुलेट किया जा सकता है, लाइसेंस, परमिट या अदरवाइज से। और फिर ई में है कि प्रोहिबिट किया जाता है और सेल करने से मना कर दिया जाता है, मतलब सेल करवाने से उसको विदहोल्ड कर दिया जाता है, उसको प्रोहिबिट कर दिया जाता है और विदहोल्ड कर दिया जाता है फ्रॉम सेल ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी जो कि ऑर्डिनरी केप्ट फॉर सेल, मतलब जिसकी सेल की आ सकती है उसको सेल करने से रोक दिया जाता है। और एफ में है रिक्वायरिंग एनी पर्सन होल्डिंग इन स्टॉक, और जो भी पर्सन के पास यहाँ पे स्टॉक है, मतलब जिसके पर्सन के पास वो चीजें स्टोर है, मतलब कोई भी चीज वो है जो एसेंशियल कमोडिटीज है, मतलब किसी ने स्टॉक को होल्ड करके रखा है या फिर वो इंगेज है उसकी प्रोडक्शन में और बिजनेस में, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज को, तो उसको क्या ऑर्डर दिया जाएगा? उसको बोला जाएगा कि वो सेल कर दे होल या स्पेसिफाइड पार्ट जो भी उसके पास क्वांटिटी में हेल्ड है किसी स्टॉक का, जो भी उसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, रिसीव किया गया है। तो मतलब कोई पर्सन है उसको बोला जाएगा कि या तो वो सेल करेगा या तो होल पार्ट को सेल करेगा या कोई स्पेसिफाइड पार्ट को जो भी क्वांटिटी उसके पास हेल्ड की गई है स्टॉक्स की, मतलब उसके पास रखी गई है, या तो उसने प्रोड्यूस की होगी या रिसीव की होगी। और अब बी वाला बोल रहा है कि इन द केस एनी कमोडिटी विच इज लाइकली टू बी प्रोड्यूस्ड और रिसीव्ड बाय हिम। अब दूसरे क्लॉज में ये बात हो रही है कि अगर उसके पास वो कमोडिटी सपोज करिए अभी तो नहीं है लेकिन वो प्रोड्यूस करने वाला है, मतलब प्रोड्यूस होने वाली है या उसको रिसीव होने वाली है, तो सेल द होल और स्पेसिफाइड पार्ट, तो फिर उसको भी बोला जाएगा कि या तो आप सेल करोगे या स्पेसिफाइड पार्ट को या सारे पार्ट को उस कमोडिटीज के, जैसे ही वो प्रोड्यूस हो जाता है, जैसे ही वो रिसीव हो जाता है उसके द्वारा, टू सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बेचोगे या स्टेट गवर्नमेंट को बेचोगे या फिर जो भी ऑफिसर या एजेंट जो भी उस गवर्नमेंट का है, जो भी कॉरपोरेशन ओन और कंट्रोल की गई है यहाँ पे सच गवर्नमेंट के द्वारा, और सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन जो भी अंडर सरकमटेंसेस जो भी स्पेसिफाई किए गए होंगे इस ऑर्डर में उनको। अब एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसके बाद, तो एक्सप्लेनेशन में मतलब लिखा हुआ है कि जो भी ऑर्डर यहाँ पे किए जाएंगे अगर वो इन रिलेटेड किससे है, रिलेशन टू फूड ग्रेन से है, एडिबल ऑयल सीड से है, एडिबल ऑयल से रिलेटेड है, और उनका रिगार्ड है एस्टिमेटेड प्रोडक्शन से, मतलब हैविंग रिगार्ड टू द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन को देखते हुए कंसर्न एरिया में, तो सच फूड ग्रेन्स, एडिबल सीड्स, एडिबल ऑयल फिक्स द क्वांटिटी, तो उसको क्वांटिटी फिक्स की जाएगी कि टू बी सोल्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, की प्रोड्यूसर्स किस क्वांटिटी में उसको सोल्ड करेंगे किसी एरिया में, एंड में ऑल्सो फिक्स और प्रोवाइड फॉर द फिक्सेशन ऑफ सच क्वांटिटी ऑन द ग्रेडेड बेसिस। तो मतलब सीधी सी बात है यहाँ पे कि अगर फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल, ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल से रिलेटेड है तो उसका एस्टिमेटेड प्रोडक्शन देखते हुए किसी एरिया में उस फूड ग्रेन्स वगैरह को ये बताया जाएगा प्रोड्यूसर्स को कि कितना उस एरिया में बेच पाएंगे उनके क्वांटिटी के हिसाब से। और ये किस चीज को देखते हुए रखा जाएगा, तो हैविंग रिगार्ड टू द एग्रीगेट ऑफ एरिया हेल्ड बाय, कि किस एरिया में मतलब वो रखा गया है, एंड अंडर कल्टीवेशन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, और किस तरीके से, मतलब दोनों चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा। हैविंग रिगार्ड टू द एग्रीगेट ऑफ द एरिया हेल्ड बाय, कि किस एरिया में वो रखा गया है, एंड अंडर कल्टीवेशन, और अंडर द कल्टीवेशन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, मतलब प्रोड्यूसर्स को कल्टीवेशन करने के लिए, मतलब एक मिनट फिर से बता देता हूँ, और अंडर द कल्टीवेशन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, किसके द्वारा कल्टीवेशन किया जा रहा है मतलब। फिर एक्सप्लेनेशन टू में लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे ग्रामेटिकल वेरिएशंस करके कॉग्निट एक्सप्रेशन में यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा एडिबल ऑयल्स एंड शुगर का भी, तो प्रोडक्शन का मतलब होता है मैन्युफैक्चर करना, एडिबल ऑयल एंड शुगर का वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। फिर जी में लिखा हुआ फॉर रेगुलेटिंग एंड प्रोहिबिटिंग
एनी क्लास ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू फूड स्टफ। तो यहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा, प्रोहिबिट किया जाएगा या तो कुछ क्लास ऑफ कमर्शियल या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जो कि फूड स्टफ से रिलेटेड है, जिसके ओपिनियन है यहाँ पे अथॉरिटी का कि जिस मतलब उस अथॉरिटी का ओपिनियन है जो यहाँ पे ऑर्डर कर रही है कि अगर उसको अनरेगुलेट किया जाएगा तो मतलब यहाँ पे डेट्रीमेंटल हो सकता है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो सकता है, ऐसा समझ सकते हैं। तो मतलब क्या होता है कि यहाँ पे रेगुलेट भी किया जा सकता है, प्रोहिबिट भी किया जा सकता है ट्रांजेक्शन जो भी होते हैं कमर्शियल या फाइनेंशियल जो भी हैं उनको फूड सबसे रिलेटेड। अगर जो अथॉरिटी है जिसने ऑर्डर दिया उनको लगता है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये डेट्रीमेंटल हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। फिर एच में है कलेक्ट करना है आप इंफॉर्मेशन और स्टैटिक्स जो भी व्यू है रेगुलेटिंग प्रोहिबिशन ऑफ एनी अफोर्सेड मैटर्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे उन चीजों को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन स्टैटिक्स वगैरह जो भी चीजें हैं उन चीजों से रिलेटेड, एसेंशियल कमोडिटी से रिलेटेड, क्योंकि उसका रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन करना है उन मैटर से रिलेटेड। फिर आई पॉइंट में दिया हुआ है कि रिक्वायर करेंगे उन पर्सन को जो भी उस चीज के में इंगेज है, जैसे कि प्रोडक्शन सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड एंड कॉमर्स में रिलेटेड है उन एसेंशियल कमोडिटीज का, तो उनको मेंटेन करना पड़ेगा एंड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पे इंस्पेक्शन वगैरह उन बुक्स अकाउंट्स और रिकॉर्ड जो भी उनके रिलेटेड है बिजनेस से रिलेटेड, और वो सारी इंफॉर्मेशन फर्निश करना पड़ेगी जो कि स्पेसिफाई की जाती है उस ऑर्डर में। फिर लिखा हुआ फॉर द ग्रांट और इश्यू ऑफ लाइसेंस सच परमिट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स द चार्जिंग ऑफ इज देयर ऑफ डिपॉजिट of such sum as may be specified in the order as the security for the performance of condition of such license, permit other document forfeited to be deposited in contravention of the any such condition। तो मतलब सीधी सीधी बात है कि जब भी किसी पर्सन को यहाँ पे लाइसेंस दिया जाता है, परमिट दिया जाता है, अदर डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, तो उस पर्सन को एक यहाँ पे फी डिपॉजिट करना पड़ती है, जिसको लाइसेंस फी भी बोल सकते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह भी बोला जा सकता है। तो अगर वो अपने जो कंडीशन है उसको परफॉर्म नहीं कर पाता और वो कंडीशंस को क्या है कॉन्ट्रवेन कर देता है, जिस कंडीशन पे उसको यहाँ पे लाइसेंस वगैरह दिया गया था, तो उस जो अमाउंट उसका डिपॉजिट किया गया था वो यहाँ पे अगर उसने कॉन्ट्रवेंशन किया कंडीशन को तो उसको यहाँ पे फॉरफिट कर लिया जाएगा। तो उसको फॉरफिट कर लिया जाएगा एंड बस इतनी सी बात है, मतलब कि उसको फॉरफिट कर दिया जाएगा, मतलब सीधी सी बात है। एंड देयर ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी कंडीशन एंड द एडजुडिकेशन ऑफ सच फॉरफीचर बाय सच अथॉरिटी एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, जैसा कि ऑर्डर में स्पेसिफाई किया जाएगा उस हिसाब से मतलब। और कोई भी इंसिडेंटल या सप्लीमेंट्री मैटर्स है इसमें इंक्लूड होता है पर्टिकुलर एंट्री सर्च एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेमाइसिस एयरक्राफ्ट वेसल व्हीकल और अदर कन्वेंस और एनिमल्स वगैरह, तो उनको भी सीज किया जा सकता है पर्सन के द्वारा जो भी ऑथराइज किए गए हैं उस पर्सन, मतलब जो भी ऑथराइज पर्सन है वहां पे एंट्री करने के लिए, सर्च और एग्जामिन करने के लिए। तो मतलब जो भी यहाँ पे इंसिडेंटल या सप्लीमेंट्री मैटर्स हैं उन पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, तो वहां पे एंट्री सर्च और एग्जामिनेशन करने के लिए उन प्रेमाइसिस का, एयरक्राफ्ट का, वेसल का, व्हीकल का और अदर कन्वेंस और एनिमल्स वगैरह है उनको सीज भी किया जा सकता है बाय पर्सन जो भी ऑथराइज है यहाँ पे एंट्री करने के लिए और एग्जामिन वगैरह करने के लिए, सर्च वगैरह करने के लिए। और अगर वहां पे कोई आर्टिकल ऐसा है जिसके रिस्पेक्ट में जो पर्सन है उस उसके उस मतलब उनको रीजन टू बिलीव है कि जो कॉन्ट्रवेंशन हुआ है किसी ऑर्डर का, या फिर अब और या तो हो सकता है मतलब या तो हो चुका है या बीइंग और अबाउट इज बीइंग टू बी कमिटेड, एंड एनी पैकेज कवरिंग receptacles इन सच आर्टिकल्स आर फाउंड। तो जो भी कवरिंग्स वगैरह है, रिसेप्टेकल्स वगैरह जो भी फाउंड होते हैं उधर पे उनका भी यहाँ पे किया जाएगा, मतलब उनका भी इंस्पेक्शन वगैरह कराया जा सकता है। फिर जो भी यहाँ पे एयरक्राफ्ट वेसल व्हीकल और अदर कन्वेंस और एनिमल यूज होते हैं कैरी ऑन करने के लिए यहाँ पे वो आर्टिकल, तो सच पर्सन हैज रीजन टू बिलीव
और अगर उन पर्सन को रीजनेबल रीजनेबल बिलीव है कि जो आर्टिकल, व्हीकल, वेसल या अदर कन्वेंस एनिमल वगैरह जो है उनको फॉरफिट किया जाना चाहिए तो उनको फॉरफिट किया जाएगा। और अगर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट है, कोई डॉक्यूमेंट है जो भी ओपिनियन है उस पर्सन का कि यूजफुल होंगे, रिलेवेंट होंगे कोर्ट की प्रोसीडिंग में इस एक्ट के अंडर, तो जिसकी कस्टडी में भी वो बुक अकाउंट डॉक्यूमेंट वगैरह है उनको क्या करना पड़ेगा, शैल बी एंटाइटल टू मेक कॉपीज देयर ऑफ। तो वो पर्सन यहाँ पे एंटाइटल होंगे कि या तो वो सीज कर पाएंगे और उसके बाद वो यहाँ पे एंटाइटल होंगे कि उसकी कॉपीज वगैरह कर सकते हैं और उसके एक्सट्रैक्ट वगैरह को ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑफिसर हैविंग कस्टडी ऑफ सच बुक्स। तो उसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सच ऑफिसर, उस ऑफिसर की प्रेजेंस में जिसके पास कस्टडी है उन बुक्स ऑफ अकाउंट की और डॉक्यूमेंट की। फिर लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज को कंप्लाई करके सेल करता है, मतलब कंप्लाई कर रहा है इस ऑर्डर का, मतलब जो ऑर्डर का यहाँ पे बता दिया था ना गवर्नमेंट ने, यहाँ पे एफ क्लॉज में, क्लॉज एफ ऑफ सबसेक्शन 2 में यही बताया गया था कि अगर कोई कमोडिटीज वगैरह उसके पास है या उसको मिलने वाली है तो उसको वो गवर्नमेंट को सेल करेगा, या फिर उसको बाद में मिलने वाली है, बाद में उसको प्रोड्यूस होने वाली है तो बाद में भी वो गवर्नमेंट या उनके एम्प्लॉयज को सेल करेगा, उसके बारे में है। अगर उसने वो किया है तो अब क्या होगा, अब प्राइस जो उसको होगी वो तो मिलेगी ना, मतलब उसने अपनी प्रॉपर्टी जो उसके पास कमोडिटीज थी मतलब वो तो उसने दे दिया गवर्नमेंट को, अब गवर्नमेंट उसके बदले कैसे प्राइस पे करेगी उसको। तो वेयर द प्राइस कैन बी कंसिस्टेंटली विद द कंट्रोल प्राइस इफ एनी फिक्स्ड अंडर सच सेक्शन बी एग्रीड, द अग्रीड प्राइस। अगर सीधी सी बात है, क्लॉज ये बोल रहा है कि अगर जो उसकी प्राइस है उसको कंसिस्टेंटली विद द कंट्रोल प्राइस है, मतलब अगर जो प्राइस है उसको कंसिस्टेंट हो रही है कंट्रोल प्राइस से और वो जो फिक्स की गई है, एग्रीड हो गई है, तो एग्रीड प्राइस पे दिया जाएगा। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं यहाँ पे रीच हो पा रहा, सब क्लॉज बी बोल रहा हूँ, सब क्लॉज बी में अगर बता रहे कोई एग्रीमेंट रीच नहीं हो पा रहा तो प्राइस कैलकुलेट किया जाएगा रेफरेंस टू द कंट्रोल प्राइस। अगर कोई कंट्रोल प्राइस थी तो उसके रेफरेंस में किया जाएगा अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा। अब सी बता रहा है कि ना ही क्लॉज बी और क्लॉज ए के अकॉर्डिंग कुछ काम हो पा रहा है, मतलब नाइदर इन क्लॉज ए नॉर इन क्लॉज बी अप्लाइज। तो जो प्राइस कैलकुलेट की जाएगी वो मार्केट रेट जो भी उस लोकेलिटी में चल रहे हैं डेट ऑफ सेल के दौरान उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ओपिनियन है कि ये नेसेसरी है यहाँ पे करना, कंट्रोल करना प्राइस जो कि प्रिवेल कर रहे हैं किसी होर्डिंग में, किसी भी फूड स्टॉप, किसी भी लोकेलिटी में, तो वो यहाँ पे नोटिफिकेशन करके ऑफिशियल गैजेट में, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि सबसेक्शन 3 में क्या दिया हुआ है, जो प्राइस होंगे वो उनको फूड स्टॉप को सोल्ड किया जाएगा उस लोकेलिटी में कंप्लाइज करके ही किया जाएगा उस ऑर्डर को, जिसके रेफरेंस में क्लॉज एफ ऑफ सबसेक्शन 2 रेगुलेट किया गया था इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन। तो मतलब क्या होता है कि अगर सीधी सी बात है, फिर से बताता हूँ मैं इसको, कि यहाँ पे कैसा था, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर ये ओपिनियन था कि ये कंट्रोल करना जरूरी है किसी प्राइस का, किसी भी जो प्रिवेल करते हैं किसी होल्डिंग में, तो वो उस जगह के फूड स्टफ के लोकेलिटी के लिए वहां पे क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल गैजेट में इशू करके नोटिफिकेशन क्या कर सकते हैं, प्राइस को फिक्स कर सकते हैं, प्राइस एट विच फूड स्टफ जो सोल्ड किया जा सकता है उस लोकेलिटी में, और कंप्लायंस किया जाएगा ऑर्डर्स का उस चीज को रेफरेंस करते हुए। जैसे कि यहाँ पे क्लॉज एफ ऑफ सबसेक्शन 2 में गवर्नमेंट ने किसी पर्सन से वो गुड्स खरीद लिए थे कि इस गुड्स की बहुत डिमांड आ रही है मार्केट में, एसेंशियल कमोडिटीज है, उस हिसाब से उनकी प्राइस रेगुलेट की जाएगी। और और शैल बी रेगुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन, तो सबसेक्शन के अकॉर्डिंग उसका रेगुलेशन किया जाएगा। अब जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पे इशू की जाती है वो कितने पीरियड के लिए रहेगी, तो नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ, 3 मंथ्स के लिए रहेगी, एज में बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। जितना टाइम पीरियड है जैसा कि नोटिफिकेशन में इशू किया जाएगा, और 3 महीने से ज्यादा के लिए वो नोटिफिकेशन उसके लिए इशू नहीं होगी। एंड वेयर द इशू, वेयर आफ्टर द इशू ऑफ नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन इशू होने के बाद सबसेक्शन में कोई भी पर्सन अगर सेल करता है फूड स्टफ को जो कि स्पेसिफाइड है उसमें लोकेलिटी में, और कंप्लाइंस करता है उन ऑर्डर्स का, जो कि क्लॉज है सब सेक्शन 2 में, वही जो हम अभी पढ़ते आए हैं कि मतलब गवर्नमेंट उन लोगों से कुछ प्रॉपर चीजें वगैरह खरीद लेती है,
तो उसको पेड कर दिया जाएगा सेलर को। किस तरीके से पेड कर दिया जाएगा, तो वही तरीका है कि अगर प्राइस कंसिस्टेंट है कंट्रोल प्राइस पे और फिक्स की गई है सेक्शन में, तो अग्रीड प्राइस है तो उस अग्रीड प्राइस पे। अगर यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है तो प्राइस कैलकुलेट की जाएगी रेफरेंस करके, किससे, कंट्रोल प्राइस पे। और अगर ना ही क्लॉज ए क्लॉज बी में कुछ प्राइस यहाँ पे कैलकुलेट की जाती है तो रेफरेंस किस पे दी जाएगी, रेफरेंस टू द एवरेज मार्केट प्राइस जो भी उस लोकल एरिया में प्रिवेल करती है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 3 मंथ। 3 मंथ तक जो प्रिवेल कर रही थी वहां पे इमीडिएटली प्रोसीडिंग डेट इन नोटिफिकेशन, मतलब जिस दिन वो नोटिफिकेशन इशू किया गया था उसके 3 महीने के आसपास, 3 महीने पहले तक, मतलब जो प्राइस वहां पे प्रिवेल कर रही थी उसके हिसाब से वो चीजों का प्राइस पे वगैरह किया जाएगा। फिर फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन सी, सॉरी, फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज सी एंड क्लॉज थर्ड, जो एवरेज मार्केट प्राइस प्रिवेल कर रही है किसी लोकेलिटी में डिटरमाइन किया जाएगा, और जो भी ऑथराइज ऑफिसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस बिहाफ में, उसके द्वारा जो भी मतलब जो भी यहाँ पे प्राइस वगैरह डिटरमाइन की जाएंगी किसी लोकेलिटी में, वो किसके द्वारा की जाएगी, तो जो भी ऑथराइज ऑफिसर होगा, जो कि ऑथराइज किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस बिहाफ में, और वो रेफरेंस किसको दी जाएगी यहाँ पे, जो कि प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स थे। एंड फॉर पब्लिश फिगर जो कि अवेलेबल थे यहाँ पे रिस्पेक्ट ऑफ लोकेलिटी और नेबरिंग लोकेलिटी, मतलब या तो किसी लोकेलिटी में या उसके आसपास की लोकेलिटी में, और एवरेज मार्केट रेट जो कि डिटरमाइन किया गया और वो फाइनल होगा, और वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। मतलब जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट का ऑथराइज पर्सन होगा, ऑफिसर होगा, वो जो लोकेलिटी के रेट्स को डिटरमाइन कर देगा, एवरेज मार्केट रेट, वो यहाँ पे प्रिवेल करेगा और उसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। फिर लिखा हुआ है वेयर एनी पर्सन इज रिक्वायर्ड बाय ऑर्डर विद द रेफरेंस टू क्लॉज एफ। अब अगर कोई भी ऑर्डर जो है अगर क्लॉज एफ का, वो मतलब यहाँ पे किसी पर्सन है, किसी पर्सन को यहाँ पे रिक्वायर किया गया है, जो कि ऑर्डर विद रेफरेंस टू क्लॉज एफ है सबसेक्शन 2 के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है या जो भी ऑफिसर एजेंट है उन गवर्नमेंट है या कॉरपोरेशन जो भी ओन कंट्रोल की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और जो एनी ग्रेड वैरायटी जो है किसी फूड ग्रेन की, एडिबल ऑयल की, एडिबल ऑयल सीड्स की, जिससे रिलेटेड में यहाँ पे नोटिफिकेशन इशू किया गया है, तो सच नोटिफिकेशन इशूड, तो वो नोटिफिकेशन जो इशू की गई है वो सीज तो अफेक्ट हो जाएगी। एंड देयर शैल बी पेड टू पर्सन कंसर्न, और उस पर्सन कंसर्न को पेड कर दी जाएगी नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन कॉन्ट्रेरी टू द सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में अगर कॉन्ट्रेरी भी लिखा होगा कुछ तो भी, जो कि अमाउंट इक्वल होगा प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ फूड ग्रेन से रिलेटेड और एडिबल ऑयल सीड से रिलेटेड एंड एडिबल ऑयल से रिलेटेड, जो भी स्पेसिफाई किया गया है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रीवियस अप्रूवल लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इतना बड़ा ये पैरा, इस पैरा में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर कोई पर्सन है जिसको यहाँ पे ऑर्डर दिया गया था क्लॉज एफ का कि उसको अपनी कमोडिटीज को सेल करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को या उनके किसी ऑथराइज एजेंट को, कॉरपोरेशन वगैरह को, और जो भी नोटिफिकेशन वगैरह इशू की गई थी वो सीज टू इफेक्ट इन फोर्स हो गई है, तो जो पर्सन है उस पर्सन को यहाँ पे क्या किया जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि सबसेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है, जो अमाउंट इक्वल टू प्रोक्योरमेंट प्राइस होगी फूड ग्रेन्स की, एडिबल ऑयल्स की, जो भी है स्पेसिफाई किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रीवियस अप्रूवल लेके सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो क्या किया जाएगा, वो कंट्रोल प्राइस अगर फिक्स हो गई है सेक्शन में, वो किसी अदर लॉ टाइमिंग फोर्स में चल रहा है फॉर सच ग्रेड और वैरायटी ऑफ फूड ग्रेन्स एडिबल सॉइल्स, तो उस पे हो जाएगा, या फिर कोई जनरल क्रॉप प्रोस्पेक्ट्स हैं तो उनके अकॉर्डिंग हो जाएगा, या फिर अगर कोई नीड फॉर मेकिंग ग्रेड वैरायटी ऑफ फूड ग्रेन्स, एडिबल सीड्स, एडिबल ऑयल्स वगैरह है अवेलेबल है कोई रीजनेबल प्राइसेस में कस्टमर्स के लिए, पर्टिकुलर वैल्यूएबल सेक्शन ऑफ कस्टमर्स के लिए, तो उसके ऊपर हो जाएगा। या फिर कोई रिकमेंडेशन अगर किसी एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन ने की गई है उस रिगार्ड में, उस प्राइस से रिलेटेड कंसर्न ग्रेड या वैरायटी ऑफ फूड ग्रेन से रिलेटेड, तो वो हो जाएगी एडिबल ऑयल सीड्स एंड एडिबल ऑयल से रिलेटेड, उस हिसाब से उसका पे आउट किया जाएगा। मतलब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, मतलब जो पर्सन है जिसने यहाँ पे क्लॉज एफ में वो चीजें सेल कर दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को या उनके ऑथराइज ऑफिसर वगैरह को,
अब जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे सीज हो गई इफेक्ट में, लेकिन उसने अपनी जो चीजें सेल की गई थी अब उसको जो प्राइस पे आउट किया जाएगा वो इन चीजों को देख के, मतलब इन चीजों को कंसीडर करके दिया जाएगा। फिर लिखा हुआ वेयर एनी प्रोड्यूसर इज रिक्वायर्ड बाय ऑर्डर विथ रेफरेंस टू क्लॉज एफ। अब कोई भी प्रोड्यूसर है जिसको यहाँ पे ऑर्डर किया गया है क्लॉज एफ में सबसेक्शन 2 के, कि वो सेल करेगा किसी शुगर को, एनी सेल एनी काइंड ऑफ शुगर, किसी भी शुगर को, शुगर से रिलेटेड बात अगर वो है, भले ही उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को बेचा, स्टेट गवर्नमेंट को बेचा, या उनके कोई ऑथराइज ऑफिसर एजेंट वगैरह को बेचा, या कोई अदर पर्सन को बेचा, और उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि जो नोटिफिकेशन है वेदर अ नोटिफिकेशन वाज इशूड अंडर सेक्शन 3A और अदरवाइज देन नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 3, इससे फर्क नहीं पड़ेगा सेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है, देयर शैल बी पेड टू द प्रोड्यूसर ओनली द अमाउंट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर डिटरमाइन हैविंग रिगार्ड टू। तो उस पर्सन को, जिस पर्सन ने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को या उनके एजेंट या ऑथराइज ऑफिसर को जो चीजें दी हैं अपनी, उसकी पेमेंट किस तरीके से की जाएगी उस पर्सन को, तो वो यहाँ पे डिटरमाइन किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और सेंट्रल गवर्नमेंट किस चीज को ध्यान में रखते हुए उसको डिटरमाइन करेगी, सबसे पहले द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, जो यहाँ पे फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस है जो कि डिटरमाइन की गई है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एज द प्राइस ऑफ शुगर केन की, को क्या प्राइस है शुगर केन वगैरह की, तो उसको यहाँ पे टेकन इनटू अकाउंट किया जाएगा। मतलब जैसे कोई आदमी शुगर को प्रोड्यूस कर रहा है तो शुगर केन की क्या प्राइस है, तो रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है शुगर केन की उसको यहाँ पे लिया जाएगा, टेकन इनटू अकाउंट अंडर दिस सेक्शन। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है उस शुगर की वो की जाएगी, और ड्यूटी और टैक्स जो भी वो पे करता है यहाँ पे, मतलब वो पर्सन क्या ड्यूटी या टैक्स पे करता है, पेबल करता है। और रीजनेबल रिटर्न जो भी होंगे उसके कैपिटल जो भी एम्प्लॉयड होता है इन बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर में, मतलब उसको क्या रीजनेबल रिटर्न मिलना चाहिए जो भी उसने कैपिटल अपना इन्वेस्ट किया उस बिजनेस में मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर वगैरह में। और प्रोवाइड दैट में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिटरमाइन करेगी वो डिफरेंट प्राइस कर सकती है, डिफरेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस भी डिटरमाइन कर सकती है, डिफरेंट एरियाज के लिए डिफरेंट प्राइसेस डिटरमाइन कर सकती है, डिफरेंट फैक्ट्रीज के लिए ये वेराइज कर सकते हैं, वेराइटीज ऑफ शुगर के लिए मतलब अलग अलग डिटरमाइन कर सकती है, सिंपल सी बात है। फिर प्रोवाइडेड दैट वेयर द एनी प्रोविजनल डिक्लेरेशन ऑफ प्राइस ऑफ लेवी शुगर इज डन इन द रिस्पेक्ट ऑफ शुगर प्रोड्यूस। तो यहाँ पे एक टाइम आया था कि जो 2008 और 2009 की बात करें तो शुगर बहुत महंगी हो गई थी। तो अगर यहाँ पे कोई प्रोविजनल डिटर्मिनेशन है प्राइस का जो किसी शुगर के रिस्पेक्ट में किया गया था, जो कि शुगर सीजन 2000 या 2009 का, तो जो फाइनल डिटर्मिनेशन होगी वो इन अकॉर्डेंस विद द सबसेक्शन वो इमीडिएटली 1 अक्टूबर 2009 के अकॉर्डिंग की जाएगी, जो 1 अक्टूबर 2009 के पहले जो चल रही थी उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। ये आज के टाइम पे कम रिलेवेंट है, ये पहले के जमाने में मतलब जो 2008 2009 का टाइम था उस हिसाब से ज्यादा रिलेवेंट होगा, अभी इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। फिर एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, तो फेयर और रेम्यूनरेटिव प्राइस का क्या मतलब होगा, तो यहाँ पे जो प्राइस ऑफ शुगर केन डिटरमाइन किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस सेक्शन वो होगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ शुगर क्या होगा, तो नेट कॉस्ट जो भी इसको इंकर्ड हुआ है यहाँ पे कन्वर्सेशन करने को, शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए, और उसमें नेट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर केन वगैरह को भी इंक्लूड किया जाएगा। और परचेज सेंटर वगैरह में क्या है, फैक्ट्री गेट में क्या है, एक्सटेंट ऑफ बोर्न बाय प्रोड्यूसर, मतलब जो भी एक्सटेंट किस एक्सटेंट तक उसने प्रोड्यूसर ने क्या क्या बोर्न किया है। फिर प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर का मतलब जो होगा पर्सन यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहा है शुगर को। और रीजनेबल रिटर्न का मतलब होगा यहाँ पे जो भी कैपिटल उसने एम्प्लॉय किया है, मीन्स नेट रिटर्न ऑन नेट फिक्स्ड एसेट्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि रीजनेबल रिटर्न मतलब होता है कि जो भी कैपिटल उसने एम्प्लॉय किया है यहाँ पे, और उसमें यहाँ पे नेट फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल जो भी प्रोड्यूस हुआ है किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर में, और उसमें इंक्लूड होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ शुगर केन फेयर एंड लिमिटेड प्राइस जो कि डिटरमाइन किया गया सेक्शन में। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा नहीं है, बस यहाँ पे छोटी सी बातों को बहुत एक्सप्लेन कर दिया गया है। फिर एक्सप्लेनेशन 2 में लिखा हुआ है कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो कि डिफाइन की गई क्लॉज ए में,
तो मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर वगैरह जो भी है, और रीजनेबल रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह है, और क्लॉज डी में वो यहाँ पे डू नॉट इंक्लूड प्राइस पेड और पेबल इन ऑर्डर। तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते प्राइस जो पे है, पेबल इन ऑर्डर है इन द एनेक्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की। किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई इनेक्टमेंट कराई है तो उसके ऑर्डर में जो पे करना पड़े वो नहीं किया जाएगा, उसको इंक्लूड नहीं करते। और जो कि प्राइस एग्रीड किए गए हैं बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द ग्रोअर ऑफ शुगर केन, ग्रोअर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो उसमें ना ही वो जो प्राइस एग्रीड की गई है प्रोड्यूसर और ग्रोअर के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी मतलब। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी जो प्रोड्यूसर है, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है, वो सेल नहीं करेगा, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा, ना ही डिलीवरी करेगा किसी काइंड ऑफ शुगर की, और ना ही रिमूव करेगा किसी शुगर को जो कि बाउंडेड टू गो डाउन, जो कि फ्रॉम द बॉर्डेड गोडाउंस को है, मतलब गोडाउंस में है, फैक्ट्री ऑफ विच प्रोड्यूस। मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे एक तरीके से डायरेक्ट कर सकती है कि कोई भी जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है वो सेल नहीं करेगा, ना ही यहाँ पे डिस्पोज करेगा, ना ही डिलीवर करेगा किसी भी काइंड की शुगर को, ना ही रिमूव करेगा शुगर्स को किसी भी गोडाउन से, फैक्ट्री से जहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। भले ही वो गोडाउन कहीं भी सिचुएटेड हो, वेदर प्रेमाइसिस में या फैक्ट्री में, आउटसाइड और फ्रॉम द वेयर हाउस ऑफ, या फिर उसके वेयर हाउस में हो, एज द केस में भी, एक्सेप्ट विद इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन इशूड बाय दैट गवर्नमेंट। जब तक कि डायरेक्शन वो गवर्नमेंट नहीं दे देती, मतलब अगर गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर किया है तो गवर्नमेंट के डायरेक्शन के बिना किसी भी तरीके का यहाँ पे डिस्पोज ऑफ डिलीवर वगैरह नहीं होगा, ना ही उसके गोडाउन वगैरह से उस चीज को रिमूव किया जाएगा। फिर प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है कि ये अफेक्ट नहीं करेगा प्लेजिंग ऑफ शुगर बाय एनी प्रोड्यूसर और इम्पोर्टर इन फेवर ऑफ एनी शेड्यूल बैंक। तो अगर वो पर्सन चाहे तो प्लेज कर सकता है। प्लेज मतलब गिरवी, अगर वो गिरवी अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी करते हैं तो मॉर्गेज हो जाता है, अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी करते हैं तो प्लेज हो जाता है। तो वो प्लेज कर सकता है, यहाँ पे प्लेज किसको कर सकता है, शेड्यूल्ड बैंक के पास कर सकता है, जो कि डिफाइन है क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 2 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में। या फिर कोई करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक जो कि सिचुएट है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स में। लेकिन नो शुगर however no such bank shall sell the sugar pledge except to the accordance with the direction issued by the central government। लेकिन अब जिन बैंकों के पास भी वो शुगर उन लोगों ने प्लेज करी, अब ऐसा नहीं कि वो बैंक अपनी मनमानी करेंगे, तो बैंक को भी क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ही सेल वगैरह करना पड़ेगा। मतलब उस चीज से डील करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, सेल ही लिखा हुआ, सेल वर्ड सही है। फिर 3A में लिखा हुआ है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम या तो जनरल या स्पेशल ऑर्डर करके डायरेक्ट कर सकते हैं इम्पोर्टर एक्सपोर्टर जो भी डीलर है, किसी भी प्रोड्यूसर या रिकॉग्नाइज डीलर है, उनको एक्शन दे सकते हैं यहाँ पे रिगार्डिंग प्रोडक्शन मेंटेनेंस, किसी भी तरीके का स्टॉक स्टोरेज सेल ग्रेडिंग पैकिंग मार्केटिंग वगैरह करने के लिए, वेटमेंट डिस्पोजल डिलीवरी वगैरह करने के लिए शुगर केन का किसी भी डायरेक्शन का। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, यहाँ पे जनरली टाइम टू टाइम जनरल या स्पेशल ऑर्डर देके इम्पोर्टर एक्सपोर्टर वगैरह को, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स को यहाँ पे डायरेक्शन दे सकते हैं किस तरीके से वो मेंटेनेंस करेंगे अपने स्टॉक्स का, स्टोरेज का, ग्रेडिंग का, पैकिंग का, मार्केटिंग का, वेटमेंट का, डिस्पोजल का, जो भी स्पेसिफाई किया गया है उस डायरेक्शन में। अब सेक्शन 3D के लिए क्या है, यहाँ पे प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि जो पर्सन कैरी ऑन कर रहा है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर शुगर का। रिकॉग्नाइज डीलर मतलब होगा जो पर्सन कैरी ऑन करता है बिजनेस ऑफ परचेसिंग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर का। शुगर का मतलब क्या होता है, तो शुगर का मतलब होता है यहाँ पे प्लांटेशन व्हाइट शुगर, रॉ शुगर, और जो भी रिफाइंड शुगर है वेदर इंडिजियसली प्रोड्यूस या इम्पोर्ट हुआ है तो वो हो जाते हैं। फिर यहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर उनका ओपिनियन है कि ये नेसेसरी है, एक्सपीडियंट है यहाँ पे मेंटेन करना, जो कि इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे प्रोडक्शन और सप्लाई किसी एसेंशियल कमोडिटी का, तो वो ऑर्डर करके यहाँ पे ऑथराइज कर सकते हैं पर्सन
जिसको यहाँ पे ऑथराइज कंट्रोलर बोलेंगे। तो यहाँ पे वो मतलब ऑर्डर के थ्रू ऑथराइज कर सकते हैं किसी पर्सन को, जहाँ पे आगे से उसको ऑथराइज कंट्रोलर बोला जाएगा कि वो एक्सरसाइज कर सकता है, या तो किसी होल एरिया के रिस्पेक्ट में, किसी पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग के रिस्पेक्ट में, जो कि एंगेज है यहाँ पे प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटीज से रिलेटेड, जो कि स्पेसिफाई किया गया उस ऑर्डर में, वो फंक्शन करेगा ऑफ कंट्रोल। तो कंट्रोल के सारे फंक्शन को यूज करेगा, प्रोवाइडिंग देयर इन एज लॉन्ग एज द ऑर्डर रिमेन फोर्स, जितने टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर ऑर्डर रिमेन फोर्स रहेगा, अंडरटेकिंग देयर ऑफ। और जो ऑथराइज यहाँ पे कंट्रोलर होगा वो एक्सरसाइज करेगा यहाँ पे सारे फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन जो भी उसको दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और उसको कोई भी ऐसी पावर नहीं होगी जो कि वो ऐसा डायरेक्शन देगा कि इनकंसिस्टेंट हो यहाँ पे प्रोविजंस और एनी इनेक्टमेंट जो कि इंस्ट्रूमेंट उसको दिया गया है, मतलब जो उसको जिसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह दिया हुआ है। और डिटरमाइन किए गए उसको फंक्शन जो कि पर्सन इंचार्ज मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग वगैरह के लिए है। और वो केवल वही काम कर पाएगा जितना कि वहाँ पे ऑर्डर में स्पेसिफाई किए जाएंगे वो फंक्शन। तो जो भी अंडरटेकिंग है वो पार्ट जो है वो कैरी ऑन करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन जो भी ऑथराइज कंट्रोलर उनको देगा, एंड प्रोविजंस होंगे जो भी ऑर्डर्स के। एंड एनी पर्सन हैविंग एनी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन रिलेशन टू अंडरटेकिंग शैल कंप्लाई विद सच डायरेक्शन। तो जो भी पर्सन है उनको वो डायरेक्शन वगैरह कंप्लाई करनी पड़ेंगी जो यहाँ पे दिए जाएंगे। और जो भी ऑर्डर यहाँ पे दिया गया है इस सेक्शन में, शैल इन केस द जनरल नेचर का, अगर वो जनरल नेचर का अफेक्ट करता है किसी क्लास ऑफ पर्सन बस को, मतलब सॉरी, अगर यहाँ पे कोई भी जो ऑर्डर है वो अगर ऐसा है कि अगर वो जनरल नेचर का है और अफेक्ट करता है किसी क्लास ऑफ पर्सन, मतलब बहुत सारे लोगों को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको नोटिफाई करना पड़ेगा ऑफिशियल गैजेट में। मतलब अगर एक ऑर्डर ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा पब्लिक को अफेक्ट करता है, पब्लिक एट लार्ज को, तो उसको तो कैसे इशू करना पड़ेगा कि अगर वो अफेक्ट कर रहा है बहुत सारे पर्सन को, तो नोटिफाई करना पड़ेगा ऑफिशियल गैजेट में। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर कोई ऐसा केस है, कोई ऐसा ऑर्डर है जो किसी स्पेसिफाइड इंडिविजुअल के लिए ही है, तो सिर्फ उस इंडिविजुअल को अफेक्ट करेगा, तो उसको सर्व किया जाएगा या तो उस इंडिविजुअल उसको, या तो डिलीवर करके या टेंडर करके उस सिर्फ उस इंडिविजुअल को। और अगर वो डिलीवर नहीं किया जा सकता, नहीं टेंडर किया जा सकता उस इंडिविजुअल को, तो क्या किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा उसके आउटर डोर में या सम अदर कॉन्स्पिशियस पार्ट में, प्रेमाइसिस के, जहाँ पे वो इंडिविजुअल रहता है, एंड अ रिटर्न रिपोर्ट देयर इन। मतलब क्या रहता है कि अगर इंडिविजुअल उसको आपको अफेक्ट करता है तो इंडिविजुअल को वो ऑर्डर टेंडर कर सकते हैं उस इंडिविजुअल को, अगर वो टेंडर नहीं हो पा रहा तो उसको एफेक्ट कर देंगे उसके आउटर डोर में या कुछ अदर कॉन्स्पिशियस प्लेस प्रेमाइसिस पे जहाँ पे वो इंडिविजुअल रहता है। और जो रिटर्न रिपोर्ट होगी उसको यहाँ पे जो प्रिपेयर की जाएगी विटनेसेस के द्वारा नेबरहुड में, मतलब यहाँ पे जो उसके पड़ोसी हैं वो यहाँ पे दो पड़ोसी हैं, अगर वही बता देंगे कि रिटर्न ऑर्डर में कि हाँ ये कॉन्स्पिशियस पार्ट में फिक्स हो गई थी, तो उसको सर्व माना जाएगा। और जो भी ऑर्डर यहाँ पे दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या कोई भी अथॉरिटी के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसको ले डाउन किया जाएगा ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो भी है। मतलब जो भी ऑर्डर यहाँ पे मेड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कोई भी ऑफिसर या अथॉरिटी के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उनको ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास लेट डाउन किया जाएगा जैसे ही वो बन जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम सेक्शन नंबर 4 से पढ़ेंगे।